कि इंटरनेशनल विधि विधि है या नहीं, यानी मतलब इसका मतलब ये है कि वो लॉ है या नहीं, वो है भी या नहीं भी है। इन्होंने कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करने के बाद ये माना कि कहीं ना कहीं ये लॉ नहीं है। अब एक संधि तोड़ देता है या एक संधि करने के लिए राजी नहीं होता तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसको दंड दे देंगे, जेल में ठग डाल दिया उसे, वो नहीं होता। उसमें इंटरनेशनल रूल होते हैं, नियमों का समूह होता है, वही कहीं ना कहीं एक ट्रीटी बन जाती है। हेलो एवरीवन, तो भैया आज बात करने वाले कहीं ना कहीं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इससे पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं हमने बात की थी मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं नेचर ऑफ इंटरनेशनल वीडियो के बारे में। अगर जो मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करूँ तो पिछली वीडियो में हम इसकी मीनिंग समझ चुके हैं, पर इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम इस नेचर की बात करने वाले हैं। अब नेचर में सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो कहीं ना कहीं ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं। इस पूरे लेक्चर में यही टॉपिक पर डिस्कस होने वाला है कि इंटरनेशनल विधि है या नहीं, यानी मतलब इसका मतलब ये है कि वो लॉ है या नहीं, वो है भी या नहीं भी है। मतलब पूरी तरह से इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि इंटरनेशनल विधि आखिर लॉ है या वो लॉ नहीं है, केवल उसको कहा जाता है कि वो लॉ है। तो इस प्रकरण में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है, पर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर जो आप अपने मन का कन्फ्यूजन मिटाना चाहते हो और भाई सीधी और सिंपल वीडियो देखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। मैं कभी किसी वीडियो में ना कहता आप लास्ट तक देखना, पर ये वीडियो अगर जो आपको मन में कन्फ्यूजन है इंटरनेशनल लॉ के नेचर के बारे में तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं? क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्लभ विधि है? दुर्लभ मतलब यानी क्या कहते हैं, जो आसानी से नहीं पाई जा सकती, यानी बहुत दुर्लभ है, वो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, वो दुर्लभ होता है। और तीसरे इसमें सवाल बनता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधि शास्त्र को लुप्त प्राप्त बिंदु है? क्या अंतर्राष्ट्रीय लॉ के द्वारा इसको लुप्त किया जा सकता है, यानी जो हमारे जो स्टूडेंट्स है उसको लुप्त हो सकता है क्या वो उसके जरिए? तो इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे मन में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, ये सबसे पहला सवाल हमारे मन में बनता है। और इस सवाल को कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो इसमें कई ऐसे राइटर्स हैं या कई ऐसे लेखक हैं जो इसको कहीं ना कहीं कंफर्म कर देते हैं हमारे लिए। सबसे पहला इसमें है ऑस्टिन, दूसरा है हॉब्स, तीसरे इसमें प्यूफेंडॉर्फ, चौथे इसमें हॉलैंड, पांचवे है इसमें जेरमन बेंथम। ये 5 लोग हैं जिनका कहना है अंतर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि नहीं है। इनका मानना ये है। तो अगर जो मैं इनमें बात करूं तो सबसे पहले जो ऑस्टिन है वो क्या कहते हैं कि लॉ संप्रभुता का आदेश होता है, यानी लॉ कहीं ना कहीं एक जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आदेश होता है, और जो संप्रभुता आदेश देते हैं वही लॉ और विधि होता है। तो इनका कहना ही हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? इसमें प्रॉब्लम जब आती है जब ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ पर भी अप्लाई करके देखा इन्होंने, पर इन्होंने उसके बाद पाया कि भाई ये इंटरनेशनल लॉ पे अप्लाई नहीं होता और ये कहीं ना कहीं एक लॉ नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं इसका अप्लाई करने के बाद ये माना कि कहीं ना कहीं ये लॉ नहीं है। इसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं क्रिटिसिज्म के। क्रिटिक पॉइंट बताएं जो इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल लॉ मानने से मना करती है। सबसे पहला बताएं संप्रभुता, यानी कोई किसी के ऊपर नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है भाई, संधि होती है। अब कोई व्यक्ति अगर जो संधि का पालन नहीं करता तो इसमें ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती अप्लाई किया जा सकता है या उसको कोई प्रताड़ित करेगा या उसको कोई सजा देगा कि भाई जबरदस्ती तुम्हें अप्लाई करो। पर अगर जो एक स्टेट में ही वो ऐसी चीज़ हो जाए, यानी हमारे राज्य में कहीं भी एक ऐसी चीज़ हो जाए, किसी व्यक्ति पर कुछ कानून लगाया जाए और वो उसका पालन न करे तो उसको दंड दिया जाता है। पर किसी देश में ऐसा नहीं है कि भाई अगर जो कोई पालन नहीं करेगा तो उस पर कोई दंड होएगा या कोई किसी का आदेश मानना जरूरी है। अब जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, यूएस फिलहाल के टाइम में क्या कर रहा है, रशिया को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर वो इंटरनेशनली दबाव डाल सकता है पर उसको रोकने के लिए आदेश नहीं कर सकता, और आदेश देगा भी तो वो रशिया कहीं ना कहीं उसको मानेगा नहीं। तो यही होता है कहीं ना कहीं संप्रभुता, जो कहीं ना कहीं अपने आप में होते हैं, वो किसी की आदेश नहीं मानते। पर यही क्रिटिसिज्म पहला करते हैं ऑस्टिन कि भाई वो संप्रभुता का कोई उसके ऊपर नहीं होता, इसलिए पहला क्रिटिसिज्म ये हो जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं करते हैं संधि, यानी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टेट में जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है या किसी चीज़ को नहीं मानता तो उसको दंड से या भय से डराकर उसको कहीं ना कहीं वो कानून बनवाया जाता है। पर जब हम एक राज्य की बात करते हैं या 2 राज्य की बात करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनली राज्य हैं उनके में कहीं ना कहीं संधि होती है। अब एक संधि तोड़ देता है या एक संधि करने के लिए राजी नहीं होता तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसको दंड दे देंगे, जेल में उठा के डाल दिया उसे, वो नहीं होता उसमें। तो इसलिए ही वो दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि भाई संधि ऐसा नहीं है कि भाई उसको फॉलो ही करनी है, वो ना चाहे तो उसको ना फॉलो करे। तो ये दूसरा पॉइंट देते हैं वो क्रिटिसिज्म का। तीसरा पॉइंट देते हैं वो कहीं ना कहीं प्रथागत कानून, यानी इसमें कस्टमरी जो रूल्स होते हैं, यानी हमारी जो प्रथा होती है या कानून होते हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है और ना इनको माना जाता है। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसमें जिनमें प्रथागत कानून जो होते हैं हमारे, उनको कहीं ना कहीं जगह ही नहीं मिलती। तो ये भी इनमें 3 पॉइंट बताए हैं जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। पर इन्होंने तो क्रिटिसिज्म कर दिया, पर इनके साथ साथ कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि मानने वाले भी लोग हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नाम आता है कहीं ना कहीं ओपनहाइमर का, जिसकी हमने पिछली वीडियो में बात भी कर चुके हैं उनकी डेफिनेशन की। पर वो इस पर इतना जोर क्यों देते हैं और वो उसको कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो उन्होंने एक डेफिनेशन दी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि समुदाय के अंदर मनुष्य का आचरण एक समूह है, यानी मनुष्य का जो आचरण होता है उससे ही एक समुदाय बनता है। यानी जैसे कि आपका इंटरेस्ट एक है, यानी आप मान लो कि आपके दोस्त का इंटरेस्ट है कि भाई खाना खाना और आपका इंटरेस्ट भी सेम है खाना खाना, और आपके तीसरे दोस्त का भी इंटरेस्ट खाना खाना हो जाए तो आप कहीं ना कहीं एक समुदाय बना लो कि भाई हमारे इंटरेस्ट खाना खाना है तो हम चलो बाहर हम 3 ग्रुप में रह करेंगे और भाई खाना खा करेंगे। तो वही ये बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो मनुष्य का आचरण है वो एक समूह बना देता है, जो समुदाय की आम सहमति के द्वारा
बाहरी शक्ति द्वारा बनवाई जाती है। जैसे कि एक ग्रुप की आम सहमति कुछ बन जाती है, कुछ चीज़ में वो आम सहमति कर लेते, तो उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल तरीके से प्रेशराइज करके उस चीज़ को मनवाया जा सकता है कि भाई एक देश पे सैंक्शन लगा दो या कुछ उससे कुछ कहो, तो वो देश उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने के लिए राजी हो जाता है। तो वही कहना है कहीं ना कहीं इनका ओपेनहाइमर का। अब इन्होंने 3 पॉइंट इसमें से निकल के आते हैं कि ओपेनहाइमर कहना क्या चाहते हैं। इसमें 3 पॉइंट बताएं। सबसे पहला है बॉडी ऑफ रूल, यानी बॉडी ऑफ रूल क्या होता है? नियमों का समूह। यानी जो एक समुदाय होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे नियम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपके 3 दोस्त हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक नियम है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, भाई 20% तू देगा, 30% तू देगा, 50% तू देगा, तो वो एक नियमों का समूह हो जाता है। ऐसे ही वो मानते हैं कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक नियमों का समूह है। दूसरा मानते हैं वो समुदाय, यानी जब 3 दोस्त जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं, एक कम्युनिटी बन जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं हम समुदाय मानते हैं। तीसरा इसमें मानते हैं क्या? तीसरा मानते हैं कॉमन कंसेप्ट कम्युनिटी, यानी समुदाय की सामान्य सहमति जो बनती है। यानी हमारे जो 3 दोस्तों में है उसमें कहीं ना कहीं एक साम सहमति बन जाती है कि हमें ये खाना है, हमें ये पीना है, हमें ये मूवी देखना है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक आम सहमति बन जाती है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के द्वारा या इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा एक आम सहमति बनाई जा सकती है। इसमें एक लेखक हैं स्टार्क भी कहीं ना कहीं इसका इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं। बॉडी ऑफ रूल जो मैंने बताया यानी नियमों का समूह, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है, समुदाय है वो मानते हैं, और रूल हमारे इंटरनेशनल रूल होते हैं जिनको हम ट्रीटी कहते हैं। यानी जो इंटरनेशनल रूल होते हैं नियमों का समूह होता है वही कहीं ना कहीं एक ट्रीटी बन जाती है, और ट्रीटी को जो फॉलो करते हैं उसको ही कहीं ना कहीं हम रूल ऑफ रेगुलेशन कहते हैं, बॉडी ऑफ रूल कह सकते हैं। तो उसको हमें ट्रीटी के द्वारा फॉलो करा जाता है। दूसरा इसमें समुदाय। समुदाय का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंटरनेशनल लॉ पर एक कम्युनिटी होनी चाहिए जो अपनी सामान्य सहमति दे सके। यानी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, जैसे यूएन है या कोई भी एक आप ले लो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स की जो आम सहमति बनेगी, यानी अब जो डीडॉलराइजेशन हो रहा है यानी डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगर जो ब्रिक्स की सहमति बनेगी तो इंडिया, चाइना, रशिया ये सब कहीं ना कहीं अपने करेंसी लॉन्च करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इन सब देशों की आम सहमति बनेगी, तो इसको कहते हैं कहीं ना कहीं समुदाय के। कॉमन कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी के बारे में आप जानते हो कि इसमें आम सहमति बनना, तो यही होता है 3 रूल एक जो माने जाते हैं। अब इसके संबंध में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। विधि शब्द को प्रभुसत्ता वाले अधिकार द्वारा बनाए नियमों तक सीमित नहीं है। यानी ये मानते हैं कि जो विधि शब्द है वो कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता के लोगों को के द्वारा बनाई गई चीज़ तक नहीं है, वो कहीं उससे भी अधिक है। यानी जो लोग बस रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं वो केवल स्टेट तक नहीं है, उससे भी कहीं ना कहीं ऊपर है, और वो इंटरनेशनली एक रूल्स है, यानी इंटरनेशनल रूप में भी वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ये लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। इसको लिमिटेड माना जाता है पर ये अनलिमिटेड है। दूसरा तर्क जो दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के नियम यानी ट्रीटी, यानी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लोगों द्वारा जब नियम बनाए जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम ट्रीटी कहते हैं, और उनको हर कोई फॉलो करता है। जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन हुआ था, उसको कहीं ना कहीं हर देश द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हुई। जैसे कि एटॉमिक बम के द्वारा जब हर देश ने परमाणु बम बनाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रीटी हुई कि भाई अब कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो ऐसी एक संधि होती है जो हर देश फॉलो करता है कहीं ना कहीं। तीसरा इसमें प्रथा संबंधी नियम, यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए प्रथा संबंधी जो नियम होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यानी हमारे लोकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अनफॉलो नहीं करना चाहिए। चौथा है इसमें क्या, हर देशों के नियम बनाए जाते हैं कि भाई ये देश ये कर सकता है, ये देश ये कर सकता है। तीसरा इसमें प्रथा संबंधी नियम, यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए प्रथा संबंधी जो नियम होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यानी हमारे लोकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अनफॉलो नहीं करना चाहिए। चौथा है इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अभिभम्यो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अभिसम्यो जो होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप में और सम्मेलन के द्वारा भी इनको फॉलो किया जाना चाहिए। पांचवा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में दंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में तो दंड नहीं है, उसमें कहीं दंड नहीं दिया जा सकता। अगर जो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी देश है अगर जो वो ट्रीटी तोड़ देता है तो उसमें कोई दंड नहीं है। पर अगर जो आप राज्य के तौर पर देखोगे तो आप राज्य के तौर पर अगर जो कोई भी ट्रीटी तोड़ते हो या कोई भी चीज़ तोड़ देते हो तो आपको कहीं ना कहीं दंड मिल जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। तीसरा जो पॉइंट बनता है इसमें, तीसरा पॉइंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का लुप्त बिंदु क्या है, यानी लुप्त बिंदु क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का कहीं ना कहीं अंत हो रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि कहीं ना कहीं बढ़ रही है। पहला जो पॉइंट बनता है इसमें कहीं ना कहीं बनता है इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी जूरिस्प्रूडेंस को और इंटरनेशनल लॉ को कहीं ना कहीं एक समान यानी उनको अपोजिट माना जाता है एक दूसरे के। और इसका कहीं ना कहीं जो विश्लेषण किया या इसने उठाया या इसके बारे में बताया तो वो कहीं ना कहीं हॉलैंड है। हॉलैंड भी अपनी परिभाषा देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधि की कोटि में इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनुशासित का अभाव है जो राज्य की विधि में होता है। यानी इसमें अनुशासित का मतलब है सैंक्शन, यानी इसमें कहीं ना कहीं जो जैसे कि राज्य की विधि में आपको दंड दिया जाता है पर इसमें कहीं ना कहीं एक सैंक्शन का अभाव होता है। आप किसी देश के कोई देश सैंक्शन लगाता है, कोई देश नहीं लगाता, कोई देश कुछ भी कर सकता है, क्या करे उसका सैंक्शन से फर्क नहीं पड़ता, कोई सैंक्शन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आजकल रशिया को कहीं ना कहीं यूएस के सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ट्रेड नॉर्मली कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कहीं ना कहीं इसमें हॉलैंड बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस यानी लोकल जो लॉज हैं उनको कहीं ना कहीं मिटाने का साजिश हो रही है, ये बात मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ कहीं ना कहीं लुप्त बिंदु है जूरिस्प्रूडेंस का। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो कहीं ना कहीं बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक दुर्बल विधि है। दुर्बल विधि यानी मतलब इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ,
क्या ये सही है, एक वीक लॉ है वो? तो इसमें 4 पॉइंट बताए गए। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं एक वाद्य नहीं कर सकती किसी को भी, वो माने वो चाहे तो उसको तोड़ सकता है और उसको उसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। दूसरा कहीं ना कहीं न्यायालयों का अभाव, यानी लैक ऑफ कोर्ट्स। अगर जो कोई भी आरोपी कुछ कर देता है तो हमारे यहाँ कोर्ट में ले जाते हैं, पर इंटरनेशनल लॉ में उसको कोर्ट में ले जाएं तो उसका जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 2 देशों के बीच होता है और केवल 2 देश ही उसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते। वो चाहे तो उसको माने चाहे नहीं माने। तो ऐसे तो कोर्ट इंटरनेशनल में भी है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पर उसकी कोई माने या ना माने वो सब चलता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं कोर्ट में भी। अनुशासित का अभाव, यानी लैक ऑफ सैंक्शन। अब बहुत से देश हैं जो अपने हित के लिए तो सैंक्शन लगाते थे और दूसरे के, अगर जो दूसरे पे अटैक हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो वो सैंक्शन नहीं लगाते। तो इस चीज़ में भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ अभाव है। चौथा पॉइंट है शांति और व्यवस्था करने में असफल, यानी शांति और व्यवस्था बनाने में असफल होता है। जैसे देखते हो आप, यूनाइटेड नेशन है, वो कहता है कि हम 2 देशों के बीच कहीं ना कहीं युद्ध होने से रोकते हैं, हम एक दूसरे का जो कमजोर देश है उसको कहीं ना कहीं हम मिलिट्री सहायता देते हैं। पर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि आजकल बहुत सारे युद्ध अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का, जिसको रोकने में कहीं ना कहीं यूएन कहीं ना कहीं असफल हुआ है। तो यही चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। तो ये 3 पॉइंट थे जो अगर जो आप अच्छी तरह से समझ लेते हो या आप अच्छी तरह इसको पढ़ लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं बेड़ा पार हो जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो भाई ये थी आज की वीडियो।